नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम उड़ीसा में 2025 में हुए पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के क्वेश्चन पेपर के मैथमेटिक पोर्शन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 1। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल is the same as the selling price of X article with profit. If the profit is 25%, then the value of X is what? 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य लाभ सहित X वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। यदि लाभ 25% है तो X का मान क्या है, ये हमने फाइंड करना है। तो अब इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे क्या बताया हुआ है? क्वेश्चन बोला कि जो कॉस्ट प्राइस है किसका, कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल, वो किसके इक्वल आ रहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल की। और प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ पे, तो प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है 25% का प्रॉफिट हो रहा है। नाउ तो मान लेते हैं लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इज इक्वल टू 100 रुपीज़। कॉस्ट प्राइस कितना मान लिया हमने एक आर्टिकल का, 100 रुपीज़। तो यहाँ से हम सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट कितना हो रहा है 25%। तो 25% ऑफ कॉस्ट प्राइस वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा 100 प्लस 25% ऑफ 100। नाउ सॉल्व करेंगे फर्दर तो आ जाएगा 100 प्लस 25 ओवर 100 मल्टीप्लाई 100 से 100 कट जाएगा तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल कितना आ जाएगा 125। नाउ तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं 20 आर्टिकल का। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल 100 आ गया, तो यहीं पे लिख लेता हूँ मैं। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ कितना, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल कितना हो जाएगा, तो 20 मल्टीप्लाई 100 विच इज़ इक्वल टू 2000। कितना हो जाएगा 2000। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल कितना आ गया 2000 रुपीज़। ठीक है ना। अब मान लेते हैं कि मुझे नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ आर्टिकल सोल्ड हुए, तो मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ आर्टिकल सोल्ड तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बताया हुआ द सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल, तो मतलब एक्स आर्टिकल को सोल्ड किया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, फिर एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। नाउ तो हमें यहाँ पे बता दिया कि जो कॉस्ट प्राइस आ गया 20 आर्टिकल का 2000। ठीक है, और नंबर ऑफ आर्टिकल कितने सोल्ड हुए एक्स। ठीक है, नाउ तो एक आर्टिकल का जो कॉस्ट सेलिंग प्राइस है वो कितना है 125। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स आर्टिकल का कितना आ जाएगा फिर, तो 125 एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा 2000। क्वेश्चन में ऐसा बोला हुआ ना, कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल। तो हमने एक आर्टिकल का प्राइस फाइंड कर लिया 125। तो यहाँ पे बोला कि सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल कितना हो जाएगा 125x, और कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल हमने कितना निकाल लिया 2000। एक्स की वैल्यू निकालनी हमने, तो यह आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाई 125। नाउ कैंसिल आउट कर लेंगे यहाँ पे 125 वन द 125 मल्टीप्लाई 16 करेंगे तो कितना आएगा 2000। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे हमारे पास 16। कितनी आ गई 16। तो क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था कि अगर कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल जो है वो सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल है, तो यहाँ पे जो एक्स है वो कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे 16। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीना हैड ₹10,000 with her. Out of this money, she lent some money to Akshay for 2 years at 15% simple interest. She lent remaining money to Brijesh for an equal number of years at the rate of 18%. After 2 years, Reena found that Akshay had given her ₹360 more as interest as compared to Brijesh. The amount of money which Reena had to lend to Brijesh must be what? रीना के पास 10,000 रुपये थे। इस राशि में से उसने अक्षय को 15% साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए कुछ राशि उधार दी। उसने शेष राशि ब्रिजेश को 18% ब्याज दर समान वर्षों के लिए उधार दी। 2 वर्ष बाद रीना ने पाया कि अक्षय ने उसे ब्रिजेश की तुलना में 360 रुपये अधिक ब्याज दिया। रीना ने ब्रिजेश को कितनी राशि उधार दी थी, ये हमने फाइंड करना है। नाउ तो
यहाँ पे हमें क्या क्या बताया हुआ है। पहले तो हमें नहीं पता कि ब्रिजेश को कितनी मनी दी, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट द मनी लेंट टू ब्रिजेश इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, नाउ देन मनी लेंट टू अक्षय, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो उसका टोटल कितनी मनी 10,000, तो 10,000 माइनस एक्स, तो ये मनी जो गई वो किसको गई, अक्षय को। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे हमने क्या निकालना है, तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे बताया कि क्या बताया यहाँ पे कि अक्षय ने उसे ब्रिजेश की तुलना में 360 रुपये अधिक दिए। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे बताया कि जो सिंपल इंटरेस्ट है किसका, अक्षय का, माइनस जो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट आएगा किसके लिए, ब्रिजेश का, वो कितना आएगा 360। ये माइनस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे बताया कि जो अक्षय है उसने ब्रिजेश से कितने रुपए अधिक दिए, 360, तो इज इक्वल टू मैंने 360 यहाँ पे लिख दिया। नाउ सिंपल इंटरेस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट का हमारे पास फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100। ना तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा सिंपल इंटरेस्ट फॉर अक्षय, तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितने हैं, तो प्रिंसिपल यहाँ पे 10,000 माइनस एक्स। ठीक है, और यहाँ पे कितना है, टाइम कितना है 2 ईयर, और अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15%, तो आएगा 15/100, और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा यहाँ पे 2, माइनस अब सिंपल इंटरेस्ट निकालना किसके लिए, ब्रिजेश के लिए, फॉर्मूला सेम ही रहेगा, बट उसने कितने पैसे उधार दिए, उसको दिए हमने एक्स। ठीक है, मल्टीप्लाई अब तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया यहाँ पे 18%, और टाइम कितना है, टाइम यहाँ पे भी कितना है 2 ईयर, तो 18% को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे 18/100 इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 360। ना अब हमने यहाँ पे इसको सोल्व करना है, 15 टू द कितने होते हैं 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 30 मल्टीप्लाई 10,000, तो आ जाएगा 30, और साथ में यहाँ पे 40 एज इट इज, माइनस 15 टू द 30 इंटू एक्स क्या आ जाएगा माइनस के 30x, और पूरे के होल के नीचे डिवाइड में 100 है, तो मैं इसको ऐसा करता हूँ ब्रेक डाउन करके लिख देता हूँ, इसके नीचे भी 100 माइनस 30x के नीचे भी क्या आ जाएगा 100, फिर उसके क्या है नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 18 टू द 36 इंटू एक्स, तो आ गया 36x/100 विच इज़ इक्वल टू 360। नाउ सोल्व करेंगे तो 2 0 के साथ 2 0 कट जाएगी, तो कितना बचा 3000, तो ये आ गया 3000 माइनस 30x है, तो ये आ जाएगा कितना, 0 के साथ 0 कट गया 0.3x, फिर माइनस, तो यहाँ पे कितना आएगा 0.36x इज इक्वल टू 360। ना मुझे तो x की वैल्यू निकालनी है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 3000 राइट साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गए, तो साइन माइनस का रहेगा, तो ये आ जाएगा 0.66x इज इक्वल टू, और राइट साइड क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 360 माइनस 3000। नाउ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास फिर, तो ये आ जाएगा माइनस 0.66x इज इक्वल टू माइनस के 2640, माइनस के 2640। नाउ माइनस के साथ माइनस कट के मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी, तो एक्स यहीं रहने दूंगा, तो आ जाएगा 66/100, तो 100 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा 2640, फिर 00 डिवाइड में कितना आएगा 66, तो यहाँ पे हम कैंसिल आउट करेंगे, 66 1 द 61 मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4 के साथ। ठीक है, तो 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 264, तो ये आ गया हमारे पास कितना 4000, तो एक्स कितना आ गया यहाँ पे हमारे पास 4000 रुपीज़। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था, रीना हैड लेंट टू ब्रिजेश मस्ट, तो ब्रिजेश को उसने कितने रुपए उधार दिए 4000 रुपये। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट 4000 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीतू इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ रुपीज 24,200 at the rate of 4% per annum for 6 years to obtain a simple interest. Later she invests the principal amount as well as the amount obtained as simple interest for another 4 years at the same rate of interest. What amount of simple interest will be obtained at the end of the last 4 years? नीतू साधारण ब्याज प्राप्त करने के लिए 24,200 रुपये की राशि 4% प्रति वर्ष की दर से 6 वर्षों के लिए निवेश करती है।
बाद में वह मूलधन और साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त राशि को समान ब्याज दर पर अगले 4 वर्षों के लिए निवेश करती है। अंतिम 4 वर्षों के अंत में साधारण ब्याज की कितनी राशि प्राप्त होगी, ये हमने फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या दिया हुआ, यहाँ पे प्रिंसिपल दिया और प्रिंसिपल कितना है 24,200। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4% और टाइम कितना है, टाइम है यहाँ पे 6 ईयर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। फॉर्मूला क्या है सिंपल इंटरेस्ट का, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100। वैल्यू पुट करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल आ गया 24,200, रेट कितना है 4% तो आ गया 4/100, मल्टीप्लाई टाइम कितना है, तो टाइम है यहाँ पे हमारे पास 6 ईयर। कितना टाइम 6। नाउ कैंसिल आउट करेंगे, 2 0 के साथ 2 0 कट जाएगा, तो 242 मल्टीप्लाई 24, 242 मल्टीप्लाई 24 विच इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5,808। तो आ गया हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। नाउ अब क्या निकालना हमने, अब अमाउंट निकालना हमने, तो अमाउंट क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो इज इक्वल टू प्रिंसिपल है 24,200 प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना है 6 सालों के लिए, तो आएगा 5,808 विच इज़ इक्वल टू ऐड करेंगे तो आ जाएगा 30,008। तो आ गया हमारे पास यहाँ पे अमाउंट आफ्टर 6 ईयर ना। अब बोला कि जो ये अमाउंट आया हमारे पास वो उसने 4 साल के लिए फिर से इन्वेस्ट कर दिया 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से। अब फिर से हमने क्या करना है, इसका सिंपल इंटरेस्ट हमने फाइंड करना है। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा हमारे पास, ये जो पिछला अमाउंट आया वही हमारे लिए अब क्या होगा नया प्रिंसिपल। तो कितना आ गया 30,008 मल्टीप्लाई रेट कितना है तो 4% तो 4/100 और टाइम भी कितना है 4 ईयर। नाउ 4 के साथ 4 1 द 4 425 द 100। नाउ तो ये कितना आएगा 3008 मल्टीप्लाई 4 तो 4 8 द 32 तो आएगा 30032 ओवर में कितना आएगा 25। नाउ कैंसिल आउट करेंगे तो आ जाएगा 4,801.28 रुपीज़। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 4 ईयर, लास्ट 4 ईयर, तो कितना आएगा यहाँ पे हमारे पास 4,801.28। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्पक एक्सप्रेस लीव लखनऊ एट 6 AM and 2 hours later another train Bhopal Express leave Lucknow. Both train arrive Bhopal at 4 PM on the same day. If the difference between their speed be 10 km/h, what is the average speed of both trains over entire route? पुष्पक एक्सप्रेस सुबह 6 बजे लखनऊ से रवाना होती है और उसके 2 घंटे बाद एक और ट्रेन भोपाल एक्सप्रेस लखनऊ से रवाना होती है। दोनों ट्रेनें एक ही दिन शाम 4 बजे भोपाल पहुंचती हैं। यदि उनकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा का अंतर है तो पूरे मार्ग पर दोनों ट्रेनों की औसत गति क्या है, ये हमने फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन में जो हमें डाटा दिया हुआ उसे हम यहाँ पे लिख लेंगे और जो नहीं पता उसको हम यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे। तो मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ पुष्पक एक्सप्रेस इज इक्वल टू x km/h। तो स्पीड ऑफ पुष्पक एक्सप्रेस कितनी आएगी x km/h। नाउ तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, अब स्पीड ऑफ भोपाल एक्सप्रेस, तो हमें इस क्वेश्चन में स्पीड का डिफरेंस बताया हुआ है कितने 10 km/h। तो पुष्पक एक्सप्रेस की स्पीड x km/h आ गई, तो जो हमारे पास यहाँ पे भोपाल एक्सप्रेस होगी उसकी स्पीड क्या आ जाएगी x + 10 km/h। तो आ गई भोपाल एक्सप्रेस की स्पीड। नाउ तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब टाइम निकाल लेते हैं। टाइम किसके लिए, टाइम फॉर पुष्पक एक्सप्रेस। तो हमें क्वेश्चन में बताया कि वो सुबह 6 बजे चल रही है और शाम को 4 बजे वहाँ पे पहुंच रही है। तो सुबह 6 बजे से लेके 4 बजे तक का कितना टाइम आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 10 आवर। कितना आ जाएगा 10 आवर। ऐसे हम निकाल लेंगे टाइम फॉर भोपाल एक्सप्रेस। अब बोला भोपाल एक्सप्रेस पुष्पक एक्सप्रेस से 2 घंटे बाद चल रही है, यानी कि 8 बजे चल रही है, 8 बजे चल रही है और 4 बजे वहाँ पे पहुँच रही है। तो इसका जो टाइम आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो यहाँ पे टाइम आ गया 8 आवर ना। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ऐसा करेंगे हम यहाँ पे डिस्टेंस कंपेयर करेंगे। यहाँ पे डिस्टेंस फॉर पुष्पक एक्सप्रेस इज इक्वल टू डिस्टेंस फॉर भोपाल एक्सप्रेस। तो दोनों का डिस्टेंस कंपेयर करेंगे और यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। डिस्टेंस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो स्पीड कितनी है पुष्पक एक्सप्रेस की x km/h मल्टीप्लाई टाइम कितना लग रहा है 10 आवर। तो r से r कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा किलोमीटर। अब डिस्टेंस फॉर भोपाल एक्सप्रेस वो कितना है, तो टाइम कितना लग रहा है 8 आवर
मल्टीप्लाई स्पीड कितनी है, स्पीड कितनी है x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे भी r से r कट जाएगा, किलोमीटर बचा, किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स, 8x प्लस 8 इंटू 10 80। ना अब 8x को मैं लेफ्ट साइड ले जाता हूँ तो माइनस हो जाएगा, तो 10x माइनस 8x कितना हो गया 2x। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 80/2 इम्प्लाइज दैट, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 40। और x क्या है हमारे पास, पुष्पक एक्सप्रेस की स्पीड। तो पुष्पक एक्सप्रेस की स्पीड कितनी आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। और भोपाल एक्सप्रेस की कितनी आ जाएगी, 10 ज़्यादा है तो आ जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर ना। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, बोला एवरेज फाइंड करनी है हमने, एवरेज स्पीड हमने यहाँ पे फाइंड करनी है। तो एवरेज स्पीड निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू दोनों स्पीड को हम ऐड करेंगे और 2 के साथ डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 40 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 2। तो 40 प्लस 50 कितना हो गया 90, तो आ गया 90/2, 2 1 द 2, 245 द 90। तो एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी 45 किलोमीटर पर आवर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, two trains A and B started simultaneously in the opposite direction toward each other from 2 points P and Q. After crossing each other, A and B took 16 and 9 hours respectively to arrive at their destination Q and P. At what speed did the second train B travel if the first train traveled at 120 km per hour? दो रेलगाड़ियां A और B एक साथ दो बिंदुओं P और Q से एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल पड़ी। एक दूसरे को पार करने के बाद A और B को अपने गंतव्यों Q और P पर पहुंचने में क्रमशः 16 और 9 घंटे लगे। यदि पहली रेलगाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही थी तो दूसरी रेलगाड़ी B किस गति से चल रही थी, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं क्या है यहाँ पे हमारे पास, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन A एंड B, let speed of train A is equal to A and speed of train B is equal to B। बट हमें यहाँ पे क्वेश्चन में स्पीड ऑफ ट्रेन A दी हुई है, कितनी है स्पीड ऑफ ट्रेन A 120 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ ट्रेन B ये हमने फाइंड करनी है, ये हमें नहीं पता। और बोला आफ्टर क्रॉसिंग, क्या बोला यहाँ पे आफ्टर क्रॉसिंग, तो जो ट्रेन A है उसे कितना टाइम लगा 16 घंटे और ट्रेन बी को कितना टाइम लगा, ट्रेन बी को लगे 9 घंटे। ठीक है ना, अब हमने क्या करना है यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या था हमारे पास यहाँ पे, फॉर्मूला तो हमारे पास ए ओवर बी, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं ए ओवर बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी बी, ट्रेन बी का टाइम ओवर ट्रेन ए का टाइम। अब ये जो स्क्वायर है इसको हम राइट साइड ले जाएंगे तो ये स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो आ जाएगा ए ओवर बी इज इक्वल टू अंडर रूट टाइम फॉर ट्रेन बी ओवर टाइम फॉर ट्रेन ए। नाउ वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें जो ए है, ए तो हमें पता है स्पीड ऑफ ट्रेन ए कितनी है 120 किलोमीटर पर आवर, तो इम्प्लाइज दैट यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा 120 ओवर बी इज इक्वल टू अंडर रूट। अब टाइम भी हमें दिया हुआ है, टाइम बी ट्रेन के लिए कितना टाइम है ट्रेन बी के लिए तो 9 घंटे, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 ओवर ट्रेन ए के लिए कितना टाइम है, ट्रेन ए के लिए यहाँ पे 16 घंटे, तो डिवाइड में आ जाएगा 16। अब हम अंडर रूट सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 120 ओवर बी इज इक्वल टू 9 का अंडर रूट होता है 3 और 16 का कितना होता है 4। इम्प्लाइज दैट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें बी की वैल्यू चाहिए तो आ जाएगा बी राइट साइड आ जाएगा और बाकी सारे क्रॉस मल्टीप्लाई होकर लेफ्ट साइड आ जाएंगे, तो आ जाएगा 120 मल्टीप्लाई 4 ओवर 3, 3 के साथ कैंसिल आउट करेंगे, 3 1 द 3, 3 4 द 12, 40 आ गया, 4 4 द 16। तो स्पीड ऑफ ट्रेन बी कितनी आ जाएगी 160 किलोमीटर पर आवर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट 160 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंकज वॉकड एट 5 किलोमीटर पर आवर फॉर सर्टेन पार्ट ऑफ द जर्नी and then he took an auto for the remaining part of the journey traveling at 25 km per hour. He took 10 hours for the entire journey. What part of journey did he travel by auto if the average speed of the entire journey is 17 km per hour? पंकज ने यात्रा का एक निश्चित भाग 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पैदल तय किया और फिर शेष भाग
25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ऑटो से तय किया। पूरी यात्रा में उसे 10 घंटे लगे। यदि पूरी यात्रा की औसत गति 17 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसने ऑटो से यात्रा का कितना भाग तय किया, यह हमने फाइंड करना है। हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दो चीज़ें बताई हुई हैं। पहला तो हमें यहाँ पे बताया हुआ कि जो एवरेज स्पीड है एंटायर जर्नी की वो कितनी है, 17 किलोमीटर पर आवर। और टोटल टाइम कितना लग रहा है, तो टोटल टाइम लग रहा है यहाँ पे कितना, 10 घंटे, 10 आवर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस निकाल सकते हैं। टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड कितनी आ गई, 17 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना लग रहा है, 10 आवर। आर से आर कट जाएगा तो 117 मल्टीप्लाई 10, तो यह आ जाएगा 170 किलोमीटर। तो हमें यहाँ पे टोटल डिस्टेंस पता चल गया कितना है, 170 किलोमीटर। अब नाउ नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब बोला कि उसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया बाय ऑटो से। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑटो, ट्रैवल बाय ऑटो। तो हमें नहीं पता कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ऑटो से, तो हमने मान लिया x। और बोला जो बचा हुआ डिस्टेंस है उसने पैदल तय किया, ठीक है। तो डिस्टेंस वॉक्ड इज इक्वल टू कितना आएगा, टोटल डिस्टेंस 170 किलोमीटर है, उसमें से जितना डिस्टेंस उसने ऑटो से ट्रैवल किया उसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो माइनस में कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, तो माइनस में यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x, कितना आ जाएगा x। तो ये आ गया डिस्टेंस वॉक्ड, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है यहाँ पे, अब हमने यहाँ पे निकालना क्या है, टाइम, ठीक है। अब देखो दो केस आ गए हमारे पास, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टाइम 1 प्लस टाइम 2 इज इक्वल टू टोटल टाइम। तो फर्स्ट केस क्या है यहाँ पे हमारे पास कि वो ऑटो से जा रहा है, ठीक है। तो अब हमें डिस्टेंस पता चल गया और ऑटो के लिए हमें स्पीड भी बताई हुई है कितनी है। तो जब वो ऑटो से जा रहा है तो उसकी स्पीड कितनी है, तो उसकी स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो T1 मतलब कि ऑटो के लिए हम क्या निकाल रहे हैं, टाइम निकाल रहे हैं। डिस्टेंस हमें पता चल गया कितना है, कि कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया ऑटो से, तो x किलोमीटर उसने डिस्टेंस किया ऑटो से ट्रैवल किया, डिवाइडेड बाय टाइम स्पीड कितनी है उसकी, तो स्पीड है उसकी यहाँ पे 25 किलोमीटर पर आवर। तो डिवाइड में आ जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, आर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस T2 कितना डिस्टेंस उसने पैदल तय किया, तो वो आ गया 170 माइनस x किलोमीटर, डिवाइडेड बाय स्पीड कितनी थी उसकी, तो स्पीड थी 5 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, आर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और टोटल टाइम कितना लगा, 10 आवर ना। अगर मैं यहाँ से आर को कॉमन निकालूँ तो आर के साथ यहाँ से आर भी कट जाएगा। अब बचा क्या हमारे पास, 25 एंड 5 ना। हम क्या करेंगे यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 5 और 25 का, तो एलसीएम यहाँ पे आएगा हमारे पास 25। तो 25 वन द 25, वन क्वेश्चन में आएगा 1 इंटू एक्स क्या जाएगा यहाँ पे x। फिर उसके बाद प्लस 5, 25 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन में आएगा 5, 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 170 माइनस x के साथ, तो 170 मल्टीप्लाई 5, तो ये हो जाएगा कितना 850 माइनस 5 इंटू एक्स क्या हो जाएगा माइनस 5x इज इक्वल टू, और टोटल टाइम कितना है यहाँ पे 10 ना। अब क्या करना है, हमने यहाँ पे सॉल्व करना है इसको, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास माइनस के 5x और प्लस के x, तो ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस के 4x इज इक्वल टू 10 था, तो 25 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 250, ठीक है। तो माइनस के 4x इज इक्वल टू, अब प्लस के 850 या राइट साइड जाके माइनस के हो जाएंगे, तो आ जाएगा 250 माइनस के 850, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस के 4x इज इक्वल टू माइनस 0 और 5 माइनस 5 0 8 माइनस 2 6 आ गया, तो माइनस से माइनस कट गया, 4 के साथ 4 1 द 4 4 15 द 60, तो आ गया 150। तो x यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 150, और x हमने क्या माना है यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑटो, तो ऑटो द्वारा कितना डिस्टेंस कवर किया 150 किलोमीटर, और जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो कैसे तय किया जाएगा, वो पैदल तय किया जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट 150 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ garrison is provided with ration for 72 soldiers to last for 54 days. Find how long would the same amount of food last for 90 soldiers if the individual ration is reduced by 10%.
एक गैरिसन को 72 सैनिकों के लिए 54 दिनों का राशन दिया जाता है। यदि प्रत्येक सैनिक के राशन में 10% की कटौती कर दी जाए तो 90 सैनिकों के लिए समान मात्रा में भोजन कितने दिनों तक चलेगा, ये हमने फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट फॉर्मूला की हेल्प से सोल्व करेंगे। फॉर्मूला क्या है यहाँ पे हमारे पास, रिक्वायर्ड डेज इज इक्वल टू m1 मल्टीप्लाई d1 मल्टीप्लाई r1 ओवर m2 मल्टीप्लाई r2। नो m1 यहाँ पे क्या है, इनिशियल मैन, d1 क्या है हमारे पास, इनिशियल डे, और r1 क्या है, इनिशियल राशन। फिर m2 क्या है यहाँ पे हमारे पास, न्यू मैन, और r2 क्या है यहाँ पे, न्यू राशन। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। m1 कितना है, 72, d1 कितना है यहाँ पे हमारे पास, 54, d1 कितना आ गया यहाँ पे हमारे पास, 54। नाउ और मल्टीप्लाई में R1 कितना आएगा हमारे पास। अब देखो क्या है, अब बोला कि जो राशन है वो रिड्यूस कर दिया कितना, बाय 10%। कितना रिड्यूस कर दिया, बाय 10%। तो R2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी आ जाएगी। अब मान के चलो कि जो राशन होगा वो 100% ही होगा अपने आप में, तो 100 में से 10% रिड्यूस कर दिया तो कितना बचा, R2 कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, 90। कितना आ जाएगा, 90। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास R1 है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 डिवाइडेड बाय M2 कितना है, M2 यहाँ पे कितनी, अब 90, कितने आगे 90 मल्टीप्लाई। अब बोला था कि जो राशन है वो 10% रिड्यूस कर दिया तो R2 की वैल्यू कितनी आ गई, 90। कैंसिल आउट करेंगे यहाँ पे, 0 के साथ 0, 0 के साथ 0, 9 1 9, 9 8 72, 9 1 9, 9 6 54। तो यहाँ पे हमारे पास रिक्वायर्ड डेज कितने आ जाएंगे, रिक्वायर्ड डेज इज इक्वल टू, तो 8 6 कितने होते हैं, 48। कितने होते हैं, 48 डेज। तो क्वेश्चन में पूछा था हाउ लॉन्ग द सेम अमाउंट ऑफ फूड लास्ट फॉर 90 सोल्जर। जब हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल राशन को रिड्यूस कर देंगे बाय 10%, तो 48 डेज। ठीक है, तो वो खाना कितने दिनों तक चलेगा, 48 दिनों तक। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, 48 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 18 बाइंडर्स bind 900 books in 10 days, how many binders will be required to bind 660 books in 12 days। यदि 18 बाइंडर 10 दिनों में 900 किताबें बांधते हैं तो 12 दिनों में 660 किताबें बांधने के लिए कितने बाइंडरों की आवश्यकता होगी। तो इस क्वेश्चन में हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, लिख लेते हैं यहाँ पे, m1 d1 ओवर w1 इज इक्वल टू m2 d2 ओवर W2। नौ वैल्यू पुट करेंगे। फर्स्ट केस में M1 कितने हैं, 18 मल्टीप्लाई D1 कितना है, काम कितने दिन कितने दिनों में वो क्या कर रहे हैं, 900 किताबें बांध रहे हैं। तो यहाँ पे डेज कितने आ जाएंगे, 10 डिवाइडेड बाय वर्क कितना आएगा यहाँ पे हमारे पास, कितनी किताबें बांध रहे हैं, 900 इज इक्वल टू M2। सेकेंड केस में M2 कितना है, ये हमने फाइंड करना है। कितने दिनों में काम कर रहे हैं, 12 दिनों में। 12 दिनों में कितनी किताबें, कितना काम कितना कर रहे हैं, 660 किताबें बांध रहे हैं। तो डिवाइड में कितना आएगा, 660। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, M2 की वैल्यू निकालनी है तो आएगा 18 गुणा 10 गुणा 660 बटे 900 गुणा 12 इज इक्वल टू M2। नाउ कैंसिल आउट कर लेते हैं यहाँ पे, तो 9 के साथ 9 1 9, 9 2 18, फिर 2 के साथ 2 1 2, 2 6 12, फिर 6 के साथ 6 1 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 110। 0 के साथ 0 कट जाएगी, यहाँ पे 0 के साथ 0, तो M2 कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, M2 इज इक्वल टू 11। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, 12 दिनों में 660 किताबें बांधने के लिए कितने बाइंडरों की आवश्यकता होगी, 11 बाइंडरों की आवश्यकता होगी। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 25 माइनस 5 स्क्वेयर ब्रैकेट 2 प्लस 3 करली ब्रैकेट 2 माइनस 2 ओपन ब्रैकेट 5 माइनस 3 ओपन ब्रैकेट क्लोज प्लस 5 करली ब्रैकेट क्लोज माइनस 10 ओपन ब्रैकेट क्लोज एंड देन स्क्वेयर ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 4। तो इस क्वेश्चन में एक से ज़्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशन है और एक से ज़्यादा ब्रैकेट दी हुई है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बोर्ड मास रूल अप्लाई करेंगे। तो क्या होता है बोर्ड मास रूल, अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 3 तरह के ब्रैकेट है, एक स्क्वेयर ब्रैकेट, फिर उसके बाद करली ब्रैकेट एंड देन ओपन ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम इनसाइडर ब्रैकेट को सोल्व करेंगे जो क्या है हमारे पास ओपन ब्रैकेट, फिर हम करली ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे प्रोसेस करेंगे।
तो सबसे पहले हम क्या करें, इनसाइडर ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं। तो इनसाइडर ब्रैकेट में हमारे पास क्या रहा है यहाँ पे 5 माइनस 3, तो कितना आ जाएगा सोल्व करके 2, और यहाँ पे आया 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा 4। तो नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं इसको, 25 माइनस 5 स्क्वेयर ब्रैकेट 2 प्लस 3 करली ब्रैकेट, तो कितना आ गया यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे माइनस में कितना आ गया 4 प्लस 5 करली ब्रैकेट क्लोज, एंड देन माइनस में कितना 10, फिर यहाँ पे आएगा हमारे पास स्क्वेयर ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे जो हमारे पास ये ओपन ब्रैकेट है एक्स्ट्रा ये नहीं लगानी हमने, और डिवाइडेड बाय कितना है 4। नाउ नेक्स्ट स्टेप, अब हम करली ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो क्या आएगा, जिन दो नंबर के आगे प्लस का साइन है उसे हम ऐड करेंगे, और जो बच गया उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 5 प्लस 2 कितना हो गया 7, और 7 माइनस 4 कितना होता है 3, तो इसको ब्रैकेट को सोल्व करके कितना है 3, और 3 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा 9। तो नेक्स्ट स्टेप में 25 माइनस 5 स्क्वेयर ब्रैकेट 2 प्लस 3 3 से कितना हो गया 9 माइनस 10, देन डिवाइडेड बाय 4। ना अब अगेन अब स्क्वेयर ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, तो 9 प्लस 2 11, 11 माइनस 10 कितना आ गया 1, और 5 इंटू 1 5, तो आ जाएगा 25 माइनस 5, ठीक है, और डिवाइड में कितना आ गया 4। ना अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास यहाँ पे, अब नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे हमारे पास माइनस और डिवाइड। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे पहले डिवाइड, तो 5 को डिवाइड करेंगे हम 4 के साथ, 5 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 1 द 4, 5 माइनस 4 कितना आ गया 1, फिर यहाँ पे आएगा डेसिमल 0, 4 2 द 8, 10 माइनस 8 2, फिर यहाँ पे 0, 4 5 द 20, तो यहाँ पे जाके हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो 5 को 4 के साथ डिवाइड किया तो कितना है 1.25, तो आएगा 25 माइनस 1.25 इज इक्वल टू, नाउ सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखो डेसिमल की सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, तो 25 यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट नंबर है, तो यहाँ पे हम डेसिमल लगाएंगे, फिर आगे जितने डेसिमल के बाद डिजिट होंगे उतनी जीरो हम यहाँ पे लगा देंगे। तो यहाँ पे फिर हमने सब्ट्रैक्ट किया ना 1.25, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए 1.25। नाउ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 10, 10 माइनस 5 5, तो यहाँ पे कितना बचा 9, 9 माइनस 2 कितना हो गया 7, यहाँ पे आएगा 4, 4 माइनस 1 3, तो आ गया 23.75, 23.75। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट 23.75। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 65 माइनस स्क्वेयर ब्रैकेट 38 माइनस करली ब्रैकेट 41 माइनस ओपन ब्रैकेट 27 माइनस एक्स ओपन ब्रैकेट क्लोज, देन करली ब्रैकेट क्लोज एंड देन स्क्वेयर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 72। तो अब क्या करना, हमने यहाँ पे ब्रैकेट को सोल्व करना, बट ब्रैकेट के अंदर तो एक्स है, तो हम क्या करेंगे माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट के अंदर, तो ऐसे हम ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। तो यह आ जाएगा 65 माइनस स्क्वेयर ब्रैकेट 38 माइनस करली ब्रैकेट 41, अब ओपन ब्रैकेट सोल्व करें तो माइनस इंटू 27, तो ये हो जाएगा माइनस के 27, माइनस इंटू माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा प्लस का एक्स। नाउ कर ओपन ब्रैकेट सोल्व होगी, अब आ गया करली ब्रैकेट इज इक्वल टू देन स्क्वेयर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 72। अब ऐसे हम करली ब्रैकेट को सोल्व कर लेंगे, तो आएगा 65 माइनस स्क्वेयर ब्रैकेट 38 माइनस इंटू प्लस, तो यह आ जाएगा माइनस के 41, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, तो आ गया प्लस के 27, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस का आ गया एक्स, देन स्क्वेयर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 72। नाउ अगेन अब क्या करेंगे हम, अब ब्रैकेट के अंदर जिन दो डिजिट के आगे प्लस का साइन है उसको हम ऐड कर लेंगे। तो 38 प्लस 27, तो कितना हो जाएगा 8 7 15, 5 1 3 2 5 1 6, और 65 माइनस 41, तो ये कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 5 में से 1 गया 4, 6 में से 4 गए 2, तो ये आ जाएगा 24 माइनस एक्स। तो 65 माइनस माइनस कितना आया माइनस 24 माइनस एक्स। नाउ माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 24, फिर आगे माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का आ गया एक्स इज इक्वल टू 72। नाउ अब 65 माइनस 24 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 माइनस 4 1, 6 माइनस 2 कितना आ गया 4 इज इक्वल टू एक्स, सॉरी प्लस एक्स इज इक्वल टू 72। एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 72 माइनस 41 विच इज इक्वल टू 2 माइनस 1 1, 7 माइनस 4 3, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास यहाँ पे 31। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट 31। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ क्रिकेट मैच टीम ए स्कोर्ड अ टोटल ऑफ Z रन इन 20 overs. Team B ties the score in 20% fewer over. If the average run rate of Team B had been 100 over 3% higher, the score would have been tied in how many over earlier than total over?
एक क्रिकेट मैच में टीम ए ने 20 ओवरों में कुल Z रन बनाए, टीम बी ने 20% कम ओवरों में स्कोर बराबर कर दिया। यदि टीम बी का औसत रन रेट 100/3% अधिक होता तो स्कोर कुल कितने ओवर पहले बराबर हो जाता है, ये हमने फाइंड करना है। नाउ तो हमें नहीं पता कि यहाँ पे नाउ तो यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि जो टीम ए है, टीम ए कितना स्कोर कर रही है, Z रन बना रही है। कितने कितने रन बना रही है, Z रन इन कितने ओवर में, 20 ओवर। ठीक है। नाउ सो टीम ए का रन रेट क्या जाएगा, रन रेट ऑफ टीम ए इज इक्वल टू, तो आ जाएगा Z/20। नाउ नेक्स्ट केस में क्या बोला, टीम बी टाई द स्कोर इन 20% फ्यूअर ओवर। ठीक है, तो 20% कम ओवर में वो क्या कर रही है, स्कोर को जो स्कोर उसने बनाया उसको टाई कर रही है। ठीक है, तो 20% ऑफ 20 क्या जाएगा, 20% ऑफ 20 इज इक्वल टू 20 ओवर 100 मल्टीप्लाई 20, 21 द 20, 25 द 100, 5 1 द 5, 5 4 द 20, तो कितने आ गए, 4 ओवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला हुआ था, बी टाई द स्कोर इन 20% फ्यूअर ओवर, मतलब कि अगर 20 ओवर का मैच है तो वो 16 ओवर में मैच को क्या कर देगा, टाई कर देगा। ठीक है, सो बी टुक कितने ओवर लगेंगे बी को, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, सो टीम बी टुक इज इक्वल 20 ओवर से 20 - 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16, तो 16 ओवर में वो मैच का जगह टाई हो जाएगा। अब हमने क्या निकालना है, रन रेट फॉर टीम बी। ठीक है, रन रेट फॉर टीम बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, Z/16, कितना आ जाएगा, Z/16। नाउ नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है टीम बी रन रेट बिकम 100/3% हायर, तो क्या बोला है यहाँ पे, 100/3% हायर, तो 100% का मतलब क्या होता है, 1/100, तो ये आ जाएगा 100/3 मल्टीप्लाई 1/100, 100 से 100 कट गया, तो यहाँ पे कितना बच गया, 1/3। सो न्यू रन रेट निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो न्यू रन रेट क्या जाएगा हमारे पास, तो लिख लेते हैं न्यू रन रेट इज इक्वल टू, तो आ जाएगा Z/16 ब्रैकेट में 1 प्लस कितना बढ़ गया, 1/3, तो 1 + 1/3, इसका हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो इज इक्वल टू, तो आ जाएगा Z/16 ब्रैकेट में एलसीएम आएगा कितना, तो एलसीएम आएगा यहाँ पे 3, 3 1 द 3 + 1, तो आ गया हमारे पास यहाँ पे Z/16 मल्टीप्लाई 1/4। ठीक है, 4/3 कितना आ जाएगा, 4/3, 3 + 1 कितना होता है 4, 4/3, 4 1 द 4, 4 4 द 16, तो आ जाएगा Z/12, कितना आ गया, Z/12। तो टाइम टेकन टू स्कोर Z रन एट दिस रन रेट, तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, Z रन बनाने और रन रेट क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे, Z/12, तो Z के साथ Z कट जाएगा, तो इज इक्वल टू कितना आएगा, 12 ओवर, कितना आएगा, 12 ओवर। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ था, हाउ मैनी ओवर अर्लियर देन टोटल ओवर। ठीक है, तो क्या बोला, जब यहाँ पे जब जो बी का स्कोर है, ठीक है, रन रेट है, वो कितना हो जाएगा, 100/3% हायर हो जाएगा, द स्कोर वुड हैव बीन टाइड इन हाउ मैनी ओवर अर्लियर देन टोटल ओवर, तो कितने ओवर में हो जाएगा, तो टोटल ओवर 20 है, 20 - 12 इज इक्वल टू कितना आ गया, 8 ओवर। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे, तो क्या पूछा था यहाँ पे, तो टोटल स्कोर कुल ओवरों में कितने ओवर पहले बराबर हो जाएगा, तो 8 ओवर पहले ये स्कोर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। द एक्सपेंस ऑन व्हीट मीट एंड वेजिटेबल ऑफ अ फैमिली आर इन द रेशियो ऑफ 12 17 3 if the price of these articles are increased by 20 30 and 50% respectively, the total expense of the family on these articles are increased by how much percentage? एक परिवार का गेहूं, मांस और सब्जियों पर खर्च 12:17:3 है। यदि इन वस्तुओं की कीमतों में क्रमशः 20 30 और 50% की वृद्धि हो तो इन वस्तुओं पर परिवार के कुल खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये हमने फाइंड करना है। ना तो यहाँ पे हमें रेशो दी हुई है, ठीक है, रेशो ऑफ एक्सपेंस, तो गिवन में क्या दिया यहाँ पे, गिवन रेशो ऑफ एक्सपेंस, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 12:17:3। ठीक है, तो मान लेते हैं एज्यूम टोटल एक्सपेंस, एज्यूम
टोटल एक्सपेंस जो वीट है उसको हमने कितना मान लिया 12 रुपीज़, फिर उसका मीट का कितना मान लिया हमने 17 रुपीज़ एंड वेजिटेबल का कितना मान लिया 3 रुपीज़। तो टोटल एक्सपेंस कितना आ जाएगा, टोटल एक्सपेंस इज इक्वल टू तो आ जाएगा 12 जमा 17 जमा 3, 17 3 20, 20 10 30 2 32, तो कितना आ गया 32 रुपये। अब क्या बोला यहाँ पे इंक्रीज ऑन वीट, तो वीट पे कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है 20%, कितना हो रहा है 20%, तो निकाल लेते हैं यहाँ पे 20% ऑफ किसका 12 का, तो क्या आ जाएगा, तो आएगा 20/100 गुणा 12, जीरो के साथ जीरो, तो कितना आ गया यहाँ पे हमारे पास 2 एकम 2, 2 5 10, 5 एकम 5, 5 2 10, पॉइंट 5 चौक 20, तो कितना आ गया यहाँ पे हमारे पास 2.4। फिर इंक्रीज ऑन मीट पर कितना इंक्रीज हो रहा है 30%, तो आएगा 30% ऑफ किसका मीट का कितना प्राइस है 17 रुपये, तो आएगा 30/100 गुणा 17, तो जीरो के साथ जीरो, तो 17 3 कितने हो गए 51, 51/10, तो ये आ जाएगा कितना 5.1। उसके बाद कितना इंक्रीज हो रहा है वेजिटेबल के ऊपर 50%, तो आ जाएगा 50% ऑफ किसका 3, वेजिटेबल का कितना एक्सपेंस है 3 रुपीज़, तो ये आ जाएगा 50/100, तो कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 3, अब 3 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो ये कितना आ जाएगा 1.5, कितना आ गया 1.5, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं टोटल इंक्रीज इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो आ गया 2.4 प्लस 5.1 प्लस 1.5 इज इक्वल टू 9, कितना आ गया 9। अब क्या फाइंड करना हमने परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल एक्सपेंस, यही हमने फाइंड करना है परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल एक्सपेंस, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास इज इक्वल टू इंक्रीज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल टोटल मल्टीप्लाई 100, वैल्यू पुट करेंगे कितना इंक्रीज हुआ एक्सपेंस 9 ओवर ओरिजिनल टोटल कितना था 32, कितना था 32 मल्टीप्लाई 100, तो कैंसिल आउट करेंगे, तो कैंसिल आउट करके यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, अगर इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो आ जाएगा 28 होल 1/8%, और अगर हम डेसिमल में लिखेंगे तो आएगा 28.125%। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन दिया हो वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट 28 होल 1/8%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शॉपकीपर allow a discount of 10% on the marked price of a toy camera. The price that must be marked on the toy camera which cost him rupees 600 to make a profit of 20% would be what? एक दुकानदार एक खिलौने वाले कैमरे के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। खिलौने वाले कैमरे जिसकी कीमत 600 रुपये है पर 20% लाभ कमाने के लिए अंकित मूल्य क्या होगा ये हमने फाइंड करना है। नाउ तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या दिया है यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना है 600 रुपीज़, प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है 20%, कितना हो रहा है 20%, तो निकाल लेते हैं तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे यहाँ पे हम सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा यहाँ पे सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस है 600 प्लस प्रॉफिट कितना हो 20%, 20/100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस 600, 2 जीरो कट गई तो आ गया 600 जमा 120 इज इक्वल टू 720, तो आ गया हमारे पास सेलिंग प्राइस। ना अब यहाँ पे डिस्काउंट कितना है, तो डिस्काउंट है 10%, कितना है डिस्काउंट कितना है 10%, ठीक है। तो निकाल लेते हैं हम यहाँ पे, अब देखो तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू डिस्काउंट कितना है 10%, किसके ऊपर है मार्क प्राइस के ऊपर, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस 10% ऑफ मार्क प्राइस, ठीक है। हमने फाइंड किया करना है यहाँ पे मार्क प्राइस हमने फाइंड करना है, तो सेलिंग प्राइस तो हमें पता चल गया कितना है 720 इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस 10% ऑफ मार्क प्राइस है, तो 10% का मतलब क्या आ गया 10/100, तो 0.1, तो आ गया 1 माइनस 0.1 मार्क प्राइस, तो माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 720 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 0.9 मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस की वैल्यू क्या आ जाएगी, मार्क प्राइस इज इक्वल टू 720 मल्टीप्लाई 10/9, डेसिमल हटाएंगे तो 10 आ जाएगा नीचे, 10 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 डिवाइड में आ जाएगा,
9 1 द 9, 9 8 द 72, तो 80 मल्टीप्लाई 10 कितना हो गया 800। तो मार्क प्राइस कितना होना चाहिए 800 रुपीज़। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 800 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रैवल एजेंसी हैज़ 3 टाइप्स ऑफ व्हीकल, 4-सीटर ऑटो रिक्शा, 10-सीटर मैक्सी कैब एंड 20-सीटर मिनी बस। द रेट ऑफ ईच पैसेंजर फॉर द ऑटो रिक्शा इज ₹12, फॉर मैक्सी कैब 15 rupees and mini bus is ₹8 for one trip. The occupancy of the seat was 100%, 80% and 75% respectively in a trip. If the agency has only one vehicle of each kind, then the average earning from all the 3 vehicle in that trip is what? तो यहाँ से हम क्या करेंगे ऑटो अर्निंग निकाल लेते हैं। ठीक है, ऑटो अर्निंग तो इज इक्वल टू आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 100% मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू तो आ गया 48। कितना आ गया 48। ऐसे हम क्या करेंगे, अब मैक्सी कैब अर्निंग निकाल लेते हैं। मैक्सी कैब अर्निंग इज इक्वल टू तो आएगा 10 मल्टीप्लाई 80% मल्टीप्लाई 15। तो इसे सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 15 इंटू 8 कितने होते हैं 120, तो आ जाएगा 120। फिर उसका मिनी बस अर्निंग निकाल लेते हैं। मिनी बस अर्निंग इज इक्वल टू तो आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई 75% मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 120। तो इसको सोल्व करके कितना आएगा 120। सो तीनों की जो टोटल अर्निंग है वो कितनी आ जाएगी, टोटल अर्निंग इज इक्वल टू 48 प्लस 120 प्लस 120 इज इक्वल टू तो आ जाएगा 288। हमने क्या फाइंड करना है, एवरेज अर्निंग। तो एवरेज अर्निंग क्या जाएगी, एवरेज अर्निंग इज इक्वल टू टोटल अर्निंग कितनी आई 288 डिवाइडेड बाय कितने तरह के व्हीकल हैं, 3 तरह के, तो डिवाइडेड बाय 3 कैंसिल आउट करेंगे तो आ जाएगा 96। तो आगे हमारे पास एवरेज अर्निंग फ्रॉम ऑल द 3 व्हीकल इन दैट ट्रिप। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 96 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज एज ऑफ ऑल द 100 एम्प्लॉयज in an office is 29 years, where 2/5 employees are women and the ratio of their average age of men to women is 5:7. The average age of women employee is what? एक कार्यालय में सभी 100 कर्मचारियों की औसत आयु 29 वर्ष है, जहां 2/5 कर्मचारी महिलाएं हैं और पुरुषों की औसत आयु का महिलाओं से अनुपात 5:7 है। महिला कर्मचारियों की औसत आयु कितनी है ये हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, वुमेन एम्प्लॉय फाइंड कर लेते हैं। तो वुमेन एम्प्लॉय कितने हैं, 2/5 है टोटल के, ठीक है। तो आ जाएगा 2/5 मल्टीप्लाई टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं 100। तो कैंसिल आउट करेंगे 5 1 5 5 20 100 22 द 40। तो वुमेन एम्प्लॉय कितने आ गए 40। तो मैन एम्प्लॉय कितने आ जाएंगे, तो आ जाएगा 100 माइनस 40 विच इज इक्वल टू 60। तो 60 एम्प्लॉय जो वो क्या है मैन। अब क्या है एवरेज एज ऑफ मैन और वुमेन रेशियो में दी हुई है 5:7। तो रेशियो का मतलब होता है कि ये नंबर जो है कहीं से कैंसिल आउट करके आए, बट हमें नहीं पता कहाँ से आए। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एक्स को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों के साथ, ठीक है। तो मान लेते हैं एवरेज एज ऑफ मैन, एवरेज एज ऑफ मैन, एवरेज एज ऑफ मैन इज इक्वल टू 5x और एवरेज एज ऑफ वुमेन वो कितनी आ गई हमारे पास 7x, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें यहाँ पे टोटल एवरेज बताई हुई है कितनी है 29। एवरेज का हम फॉर्मूला लगाएंगे तो आएगा एवरेज 29 आ गई। टोटल कितने पीपल हैं 100। 60 वाले कितने हैं 60 क्या है यहाँ पे मेल, तो 60 इंटू में एवरेज एज कितनी है इनकी 5x प्लस वुमेन कितनी है यहाँ पे, तो वुमेन है 40, इनकी एवरेज एज कितनी है 7x। एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 2900 इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई 5 तो आ गया 300x प्लस 40 मल्टीप्लाई 7 तो आ गया 280x। नाउ ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 2900 इज इक्वल टू 3 to 5 580x। एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 2900 डिवाइडेड बाई 580। 0 के साथ 0, 58 1 द 58, 58 5 द 290। तो x कितना आ गया यहाँ पे हमारे पास 9। तो
हमसे यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, एवरेज एज ऑफ वुमेन। तो एवरेज एज क्या आ जाएगी वुमेन की, वो लिख लेते हैं, एवरेज एज ऑफ वुमेन इज इक्वल टू कितनी थी 7x, तो आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू कितनी आई 5, तो 7 इंटू 5 कितना आ गया 35। तो एवरेज एज ऑफ वुमेन कितनी आ गई 35 ईयर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट 35 ईयर।